हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है द क्लास टाइम में। बच्चों, आज हम बहुत ही बेहतर, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही अच्छा चैप्टर लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सिर्फ 10 नहीं है, इससे भी ज़्यादा हैं। और आपको मतलब मुझे आशा है कि ये चैप्टर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। मतलब कि इतना तगड़ा चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए, तो मतलब समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहली बात तो ये, और ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साथ में ना ये 10 मार्क्स मैंने लिखा है, मतलब 10 मार्क्स से ज़्यादा भी आ सकता है और 10 मार्क्स से थोड़ा-सा 1-2 नंबर कम भी हो सकता है। पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक चैप्टर 10 मार्क्स, 10 मार्क्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो और मुझे पता है कि अगर आप ये सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर्स तो भाई 100% फिक्स हैं। इनमें से कुछ ना कुछ तो पेपर में आने वाला ही है। अगर तुम पढ़ लोगे तो सब कुछ बन जाओगे। मतलब अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो एसएसटी में इस चैप्टर से, ठीक है? तो इसके बाद ही सीरीज़ आती रहेगी, मतलब एसएसटी की, ठीक है? थोड़ा-सा लेट हुआ, फिर उसके बाद फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद, एसएसटी टर्म 2 के बोर्ड के क्लास 10th के मतलब बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बोल रहा हूँ, गोली करना पड़ेगा, गोल कर लो। सबसे पहले अति लघु क्वेश्चन आंसर है, तो सबसे पहली बात, सबसे पहला जो क्वेश्चन क्या कहता है कि सत्याग्रह का अर्थ बताइए। भाई, सत्याग्रह क्या होता है? जल्दी बताओ मुझे। सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह का अर्थ बताइए। सत्याग्रह क्या होता है? तो सत्याग्रह का अर्थ सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए आगे आग्रह करना, यदि उद्देश्य सच्चा है और अध्ययन और अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़न के खिलाफ मुकाबला करने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती। मतलब साफ-सीधी बात कह रहा है कि भाई, आप सच्चाई पे चलो और आपको हारने से कोई नहीं हरा सकता। सत्य की मार्ग पे चलो, सत्य के रास्ते पे चलो। उसको हम क्या कहते हैं? सत्याग्रह। सत्या को आग्रह, सत्या के रास्ते पर चलो, ठीक है? समझ गए? चलो, फिर उसके बाद बताओ कि बेगार क्या होता है? बेगार, बेगार में मैंने बताया था चैप्टर के अंदर। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी, तो 4 पार्ट में वीडियो है और एक वन शॉट वीडियो, मतलब 5 वीडियोज़ हैं इस चैप्टर के ऊपर, जो कि पूरा खत्म कर देगा मतलब इस चैप्टर को। तो सबसे पहले बात बताइए कि बेगार का अर्थ बताइए। बेगार क्या होता है? कि बिना किसी परिश्रम, मेहनत के किसी को काम करवाना बेगार कहलाता है। कि मतलब कि इतना मतलब काम करवाना और उस काम करवाने के पैसे ना देना, उसको हम बेगार कहते हैं। बिना किसी परिश्रम, मेहनत के, श्रमिक, मेहनताना, ठीक है? मतलब मेहनताना मतलब समझ समझ रहे हो क्या होता है? ये एक मतलब जो लिखा है ना, बिना उसकी मज़दूरी दिए। तुम अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, अगर ये मेहनताना, परिश्रमिक नहीं लिखना आता, तो तुम अपनी भाषा में कि ना, बिना किसी को मतलब मज़दूरी दिए उससे काम करवाना, उसको हम क्या कहते हैं? बेगार कहते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद है गिरमिटिया मज़दूर। ये भी मैंने तुम्हें बताया था, इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं ये। गिरमिटिया मज़दूर बताओ क्या होता है? गिरमिटिया मज़दूर किसे कहते हैं? कि औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गुयान, वेस्ट इंडीज़ आदि स्थलों पर ले जाया गया, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। इससे अनुबंध के अंतर्गत उन मज़दूरों को बाहर ले जाया जाता है, उसे गिरमिटिया कहते हैं, गिरमिट कहते हैं। मतलब कि बाहर लेके जाते हैं। जैसे कि वेस्ट इंडीज़ का तो नाम पता होगा, वहाँ पर बहुत सारे अपने प्लेयर्स, जैसे कि तुमने नाम सुना होगा, सुनील नारायण हैं, मतलब मुझे बहुत सारे नाम याद नहीं है अब तो, पर वो इंडिया से गए हुए थे वहाँ पर काम करने के लिए, ठीक है? तो ये उनको गिरमिटिया मज़दूर कहते हैं। फिर पूना पैक्ट के किन्हीं 2 नेताओं के बीच समझौता हुआ। बताओ किन पूना पैक्ट के 2 नेताओं के बीच समझौता हुआ? बताओ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। इसमें क्या हुआ था? दलितों के लिए हुआ था 1930 में। याद करो बहुत ही ठीक है। मैं थोड़ा-सा अजीब तरह से बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या है? सत्याग्रह की ताकत है, तो बता ही दिया। तो ये थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे, कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट थे। उसके बाद क्या, उसमें और सारे क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या कब हुआ? सत्याग्रह क्या होता है? असंवन्य अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? ये सब बहुत सारे क्वेश्चन है, शॉर्ट में है। अगर इसको देखना है तो आपको मेरी वन शॉट की वीडियो देखनी चाहिए। सारे डेट्स हैं, और जो डेट्स आपने कहीं नहीं पढ़ेंगे वो भी डेट उसके अंदर है। तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए, वन शॉट वीडियो है। इसी चैनल पे मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि आपको हमारे वीडियो सेक्शन में जाना है और वहाँ पर आपको वन शॉट वीडियो मिल जाएगी। ये तो लघु प्रश्नीय उत्तर जो भी है, उत्तरीय प्रश्न क्या है कि
अपनी वेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया अपनी पेशावाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी? सबसे पहले बताओ, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से क्यों जुड़ी हुई थी? क्योंकि राष्ट्र के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद के विरोध में होने वाले आंदोलनों से बहुत गहरे रूप से जुड़ी हुई थी, क्योंकि वैश्विक उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने अन्य सभी समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध हो रहे संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। अब ज़ाहिर-सी बात है कि अगर कोई अनवांटेड बंदा तुम्हारे पास आके तुमसे कहेगा कि भाई हम तुम पे मतलब ज़बरदस्ती हम तुम पे शासन करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो मतलब देखो एक कैटेगरी यहाँ पर ए है, ठीक है? जो मतलब ये एक देश है, यहाँ पर भाई सारे बंदे हँसी-खुशी रहते हैं, भले कटाई-मढ़ाई सब कुछ करते हैं, ठीक है? पर वो एक देश के हैं, ठीक है? और अगर कोई एक अलग बंदा आ जाए बीच में से कहीं से उठ के और वो मतलब सबको परेशान करे, सब पे वो अपना हुकूमत करे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये सब मिल जाएँगे और कहेंगे कि भाई इसको तो पहले भगाओ, हम तो ठीक है, हम देख लेंगे, ठीक है? और बाद में हम देख देख लेंगे अपना क्या होगा, पहले इसको भगाओ, ये बाहर से आया हुआ है। तो ये इस टाइप से था, ठीक है? तो इसलिए सारे बंदे क्या हो गए थे, साथ हो गए थे और इसी प्रकार राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशवाद के विरोध में हुए आंदोलनों का परिणाम था, क्योंकि इस विरोध के कारण ही औपनिवेशिक देश उपनिवेशवाद के विरुद्ध हुए अपने देश की एकता एवं परंपराओं के लिए एकजुटता दिखी और यहीं से राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी और धीरे-धीरे पता है क्या हुआ ना? राष्ट्रवाद की भावना क्या हो गई? पनपने लगी, ठीक है? फिर उसके बाद क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्या है कि सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के किन प्रकार योगदान किया? देखो 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध था, तो मतलब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान है? मतलब जो ये आंदोलन हुए वो किस प्रकार से हुए कि भारत में प्रथम विश्व युद्ध 1914 में संपूर्ण विश्व में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का निर्माण किया गया और इस युद्ध के दौरान भारत को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि रक्षा व्यय में वृद्धि हो गई, सीमा शुल्क बढ़ाया गया और आयकर की शुरुआत की गई, मतलब इनकम टैक्स शुरुआत की गई। 1913 से 18 के बीच में खाद्यान्न की कीमतों दुगनी हो गई और सेना में गाँव के लोगों को बलपूर्वक मतलब भर्ती किया जाना। ये तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है? और प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1918 से लेके 1921 के दौरान भारतीय उद्योगों को अत्यधिक हानि हुई। देश के अत्यधिक हिस्सों में फसलें खराब व नष्ट हो गई और खाद्य पदार्थों में भारी अभाव पैदा हो गया, जिसके कारण लोगों को भोजन की कमी होने लगी और इसी समय क्या क्या हुआ, इन्फ्लुएंजा फ्लू जैसी महामारी फैल गई, जिसके प्रकार की कठिन कठिन परिस्थितियों में एक नेता मोहनदास करमचंद गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और एक दमनकारी युद्ध था और एक दमनकारी युद्ध था। इसने क्रांतिकारी आंदोलनों को दबाने के स्थान पर और तीव्र कर दिया, जिससे आम जनता में राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी और इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कि जब इतनी सारी प्रॉब्लम हुई तो भाई महात्मा गांधी वहाँ से आए, आंदोलन स्टार्ट हो गए, बहुत भयंकर-भयंकर आंदोलन हो गए। भाई कौन-कौन से आंदोलन, सत्याग्रह हुआ 3-3 पता है, असहयोग आंदोलन हुआ, फिर खिलाफत असहयोग आंदोलन हुआ, भारत पूना पैक्ट, बहुत सारा गोलमेज सम्मेलन, समझ समझ सकते हो मेरी भावनाओं को। फिर क्या है, सक्रिय राजनीति में भाग लेने वाले पूर्व गांधी ने किन-किन स्थानों पर सत्याग्रह किया? भाई ये तो पता ही होगा कि सक्रिय राजनीतिक भाग लेने से पहले गांधी जी ने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत भ्रमण किया और इन इन इन्होंने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए, जिनमें से प्रमुख सबसे पहले क्या है भाई, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। क्या है? चंपारण में भाई सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में उन्होंने बिहार में चलाया और यहाँ पर क्यों चलाया? कि वहाँ के किसानों को दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह करने की प्रेरित की। यहाँ पर नील की खेती के लिए वैसे तो नील की खेती, ठीक है? और गुजरात में सत्याग्रह 1917 में गुजरात खेड़ा में जिला में हुआ। यहाँ पर किसान की मदद के लिए सत्याग्रह किया, क्योंकि फसलें खराब हो जाने के कारण फ्लैग की महामारी के कारण किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे, इसलिए हुआ। और
में सत्याग्रह 1918 में और सूती कपड़ा मिल के कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए उन्हें सत्याग्रह आंदोलन किया। ये 3 सत्याग्रह आंदोलन थे, 1917 में चंपारण, फिर 1917 में गुजरात खेड़ा और लास्ट में 1918 में अहमदाबाद हुआ सूती कपड़ा। बहुत समझदार हो तुम सब। फिर उसके बाद क्या है, रॉलेट एक्ट क्या था? भारतीय ने इन एक्ट के प्रति अपनी असहमति किस प्रकार दर्शाई? रॉलेट एक्ट 1919 में अंग्रेजी सरकार द्वारा आरंभ किया गया एक दमनकारी एक्ट था जो 1919 में रॉलेट एक्ट अधिनियम अधिनियम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के माध्यम से पारित किया गया था और इस अधिनियम के अनुसार राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्ष के लिए जेल में रखा जा सकता था और इसलिए भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में थे और भारतीयों ने इस एक्ट के प्रति अपनी असहमति दिखाई। उसको काला कानून भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, ये कब हुआ था? जब सत्याग्रह आंदोलन हुए तो भाई अंग्रेजों को भाई पसंद नहीं आया तो तब ये लागू हुआ। फिर उसके बाद मार्शल लॉ भी लागू लागू हुआ फिर, क्योंकि ये आंदोलन होने वाला था और गांधी जी को दिल्ली में नहीं आने दिया। देखो क्या, अभी मैं बता देता हूँ। महात्मा गांधी ने इस कानून के विरुद्ध में हिंसात्मक सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया और विभिन्न शहरों में रैली का आयोजन किया गया और रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए और अमृतसर में जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण विरोध सभाएं हुई और इसी विरोध सभा में उन्होंने कहा भाई मार्शल लॉ लागू है, कोई बाहर नहीं निकल सकता, कोई कहीं पर मतलब जुट नहीं सकता, कर्फ्यू है। और पर वहाँ के बंदों को भाई पता नहीं था, इसलिए जलियांवाला बाग भी हत्याकांड इसी टाइम हो गया था। ठीक है, अभी उसको भी पढ़ लेंगे। अभी देखो आएगा क्वेश्चन। वर्ष 1919 में इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरुद्ध भारतीय लोगों ने की प्रतिक्रिया का उल्लेख कीजिए। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध भारतीय लोगों ने निम्नलिखित प्रतिक्रिया की। रैलियां और हड़ताल, विभिन्न शहरों में रैलियों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कर्स काम छोड़कर चले गए जिसके कारण परिणाम स्वरूप दुकानें बंद हो गई और जलियांवाला बाग में सभा 13 अप्रैल को जलियांवाला में बंद मैदान में सरकार की नई दमन नीति का विरोध करने के लिए बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी। संयुक्त संघर्ष रॉलेट एक्ट को लोगों पर गहरा अत्यधिक प्रभाव पड़ा। हिंदुओं ने मुसलमानों दोनों को एक संयुक्त संघर्ष की जरूरत समझी और महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया। महात्मा गांधी अन्य न्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध अहिंसक ढंग से नागरिक संवर्ण का आंदोलन चला चाहते थे और जो 6 अप्रैल को हड़ताल से शुरू होना था। सब चीज़ें हुई थी। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन से क्या तात्पर्य है? इस आंदोलन का मुख्य प्रमुख नेताओं के नाम लिखो। मतलब देखो, सबसे पहली बात कि खिलाफत आंदोलन को दो दो भाई मोहम्मद अली और शौकत अली 1919 में शुरू किया गया, क्योंकि इस मित्र ने तुर्की के पराजित उसके बहुत ही मतलब वहाँ पर ना एक अफवाह फैल गई थी कि भाई खलीफा जो तुर्की में है वो मतलब मारे गए हैं और इसी बस्तियों को आपस में बड़े अन्यायपूर्ण ढंग से बाँट लिया था और कांग्रेस के नेता ने इन अली भाइयों का संपूर्ण साथ दिया। और असहयोग आंदोलन 1920 में अंग्रेज सरकार ने अत्याचारपूर्ण व्यवहार, अन्यायपूर्ण बर्ताव का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अन्य आंदोलन से शुरू किया जिसके असहयोग आंदोलन के नाम से जाना गया। और आंदोलन के प्रमुख नेताओं ने मोहम्मद अली, शौकत अली और महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू थे, तभी इसका नाम हो गया था असहयोग खिलाफत आंदोलन पूरा नाम। ठीक है, और एक मैं बता रहा था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये तो बता ही दिया। चलो भाई क्वेश्चन नहीं आया तो मैंने बता तो दिया ना। और देखो, असहयोग आंदोलन किस प्रकार शहरों में शुरू हुआ और आर्थिक मोर्चे पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। असहयोग आंदोलन मध्य वर्ग के हिस्से के साथ शहरों में शुरू हो गया और इसमें देखो क्या क्या हुआ। सबसे पहले मध्य वर्ग की भागीदारी। शहरों में इस आंदोलन का मध्य वर्ग द्वारा शुरू हुआ था और हजारों विरोधियों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल कॉलेज छोड़ दिए और मुख्य अध्यापकों को त्याग पत्र दे डाले और वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। गांव में गांव में लोगों ने स्वराज के लिए व्याख्या अपने ढंग से की, परंतु उन्होंने बड़े पैमाने पर आंदोलन में भाग लिया। परिषद चुनावों का बहिष्कार, मद्रास में मतलब चुनाव का बहिष्कार हो गया था। अधिकतर प्रांतों में काउंसिल के चुनाव को बहिष्कार किया गया। ये स्वदेशी असहयोग। और उन्होंने क्या हुआ, जो भी मतलब विदेशी जो कपड़े थे उनका बहिष्कार किया। सूती का मतलब वो किया, मतलब सूती को मतलब लाने के प्रयास में बहुत सारा वो काम हुआ और मतलब और जो सूती कपड़ा मतलब स्टार्ट किया गया और महत्व दिया गया और विदेशी माल का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानें मतलब की पैकेटिंग हुई
और उद्योग पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। बहुत स्थानों पर व्यापारियों ने वस्तु पर का व्यापार करने के लिए विदेशी व्यापार में पैसा लेने से मना कर दिया, और इस कारण भारतीय कपड़ा मिल तथा हथकर मांग बढ़ने लगी, और मांग में वृद्धि से लुप्त हो रहे भारतीय कपड़ा उद्योग भारी राहत मिली। इस प्रकार से था। और देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देता हूँ। देखो जैसे कि कुछ इसमें नहीं था, जैसे कि तुम्हें पूना पैक्ट पता होना चाहिए। पूना पैक्ट तो चलो मैंने बता दिया। पूना पैक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी पता है। कुछ पता है भारत में राष्ट्रवाद की भावना भाई क्यों कैसे उत्पन्न हुई? ये तो बहुत पहले से हुआ था कि बंदे मतलब राष्ट्रगान, ठीक है? और जैसे कि मतलब भारत का झंडा बना दिया गया था। बहुत सारी कविताएँ लिखी गई थी, जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी, ठीक है? तो इस हिसाब से उन्होंने मतलब पहले ही मतलब भारत माता की मतलब छवि बना दी थी। और क्या कह सकते हैं, तो और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन बाकी हों तो अभी इसमें एक और मैप वर्क आएगा, तो मैप वर्क के साथ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखिए। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं अपने नए वीडियो। बाय बाय।